सोलर मिशन तो पढ़ेगा क्या इसको? हाँ, पढ़ लेती हूँ मैं। Center has taken various steps to achieve the targets set under the scheme. Objective: to reduce the cost of solar power generation in the country through long-term policy, large-scale deployment goals, aggressive R&D, and the domestic production of critical raw material components and products. Second is to promote the development and use of solar energy for power generation and other uses, with the ultimate objective of making solar energy compete with fossil based energy options. To establish India as a global leader in solar energy by creating the policy conditions for its diffusion across the country as quickly as possible. Targets: to create 100 gigawatt, earlier the target was 20 gigawatt solar power capacity by 2022 with investment around rupees 6 lakh crores. The target will principally comprise of 40 gigawatt rooftop and 60 gigawatt through grid connected solar power project. The target also includes setting up of dedicated manufacturing capacities for polysilicon material to annually make about 2 gigawatt capacity of solar cells. To promote programs for off-grid applications reaching 2000 megawatt by 2022, including 20 million solar lighting systems. To achieve 20 million square solar thermal collector area by 2022, to deploy 20 million solar lighting systems for rural areas by 2022. Features: the scheme was launched in 2010 as part of National Action Plan on Climate Change. The mission has three phases, that is phase 1 2010 to 13, phase 2 2014 to 17, and phase 3 2017 to 22. Capital subsidy will be provided for rooftop solar projects in various cities and towns, for viability gap funding based projects to be developed through the Solar Energy Corporation of India, and for decentralized generation through small solar project. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो जेनरिक है, मेनली कॉस्ट को रिड्यूस करना है लॉन्ग टर्म में बाय अग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। शायद से हमने कुछ और पीछे भी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेटी वाला कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने का, तो ऐसा ही कुछ। एंड सेकेंड है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन एंड अदर यूजेस, मेकिंग सोलर एनर्जी कॉम्पीट विथ फॉसिल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस। मेरे ख्याल से सोलर का यूज ज़्यादा बढ़ाना है एज कम्पेयर टू कोल एंड अदर फॉसिल सोर्सेज। एंड थर्ड इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर, ताकि इसीलिए ये लोग डिफ्यूजन कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहला टारगेट है कि 100 गीगावाट करना है 2022 तक, और इसमें इन्वेस्टमेंट है अराउंड 6 लाख करोड़ तक का। और प्रिंसिपली जो टारगेट है वो है 40 गीगावाट रूफ टॉप के लिए और 60 गीगावाट है थ्रू ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। द टारगेट ऑल्सो इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर पॉलीसिलिकन। ये इस मटेरियल को बनाने के लिए डेडिकेटेड मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस या लोकेशंस को ये लोग वो करेंगे। एंड टू प्रमोट प्रोग्राम्स फॉर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस रीचिंग 2000 मेगावाट बाय 2022। एंड सेकेंड लास्ट है टू अचीव 20 मिलियन स्क्वायर सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया बाय 2022 and to deploy 20 million solar lighting systems for rural areas by 2022। फीचर्स पे NAPCC की मतलब स्कीम है एज अ पार्ट उसका, एंड 3 फेजेज में होगा, एक 10 से 2013 तक का, फिर 2014 से 17 और अभी 2017 से 22 तक वाला है। कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी रूफ टॉप के लिए, नॉट फॉर ग्रिड कनेक्टेड। जो 40 गीगावाट रूफ टॉप का टारगेट है उसके लिए कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इन वेरियस सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग,
और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये डेवलप किए जा रहे हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कंपनी है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ना न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इतना ही है। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो भी जानकारी हो बोल दो जल्दी से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। इंडिया लेड इनिशिएटिव है फॉर कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रही थी उनके लिए। बट अब जो मेंबरशिप है और कंट्रीज के लिए भी खोल दिया गया है, तो जैसे फ्रांस वगैरह ने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर। बेसिकली आइडिया ये है कि सोलर पावर को यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जो है हम लोग बढ़ाएं। तो और स्पेसिफिक डिटेल्स है क्या इसमें? इसमें कोई रिसेंटली कोई जर्नल निकाला गया ना, आईसे निकाला है कोई जर्नल स्पेशलिस्ट सोलर, हाँ ऐसे कुछ था, ये जर्नल निकाला है जो मीटिंग हुई थी ना कोई किसी की आईएसए के साथ में किसी की। इवन कुछ अवार्ड भी अपने किसी इंडियन नेशनल के ऊपर भी नाम रखा है। हाँ सही बोल रहा है। कोई डेडिकेटेड फंड है क्या इसका? हेडक्वार्टर शायद गुरुग्राम में है शायद। गुरुग्राम में। गुरुग्राम में एक और गुरुग्राम में एक और हेडक्वार्टर बनाए थे ये लोग ने, आइडिया है क्या? वो उसका है ना वो कि एक ओशियन, इंडियन हाँ, ओशियन ओशन वाले की का है। बॉडी थी उसका। आईमैक। एक राइस वाला भी कुछ है ना, उसका भी कुछ इंडिया में है, राइस रिसर्च का। वो शायद कोई दिल्ली का है इंस्टीट्यूट वो। है वो शायद। हाँ, दिल्ली। अच्छा, हैदराबाद में नहीं है क्या वो जो फिलीपाइंस फिलीपाइंस में उसका हेडक्वार्टर है, राइट? हैदराबाद पक्का है हैदराबाद। हाँ यार वो मतलब मेरे को पढ़ा था शायद हैदराबाद। दिल्ली के पास कोई बोला ना, उसके उधर ही साइड कुछ। विश्वेश्वरैया अवार्ड है शायद। हाँ विश्वेश्वरैया अवार्ड है। की पॉइंट्स एक बार पढ़ देता हूँ। The Assembly approved institutionalizing ISA's engagement with private and public corporate sector through Coalition for Sustainable Climate Action (CSCA). Various solar awards were conferred on countries as well as institutions. The Visvesvaraya Award recognizes country with a maximum floating solar capacity in each of the 4 regions of ISA, which are Asia Pacific region, Africa region, Europe, other region, Latin America, and Caribbean region. Then the Kalpana Award for outstanding contribution of scientists and engineer working in the field of solar energy. फिर दिवाकर का तो आई थिंक मतलब ही सन होता है। Divakar Award recognizes organization and institution that have been working for the benefit of differently able people and have maximized the use of solar energy in the host country. Or the assembly was presented the report prepared by World Resource Institute, which identifies sources of fund, opportunities, and constraint in scaling up solar investment and contribution of ISA in the assisting member country. The ISA will work with WRI, World Resource Institute, to develop a roadmap of mobilization of USD 1 trillion by 2030. ठीक है, तो ये important है. In the global pandemic, ISA responded by setting up of ISA Care, like PM Cares, an initiative dedicated to deployment of solar energy in the healthcare sector. ठीक है, तो ये important था. और एक 7th प्रोग्राम लॉन्च किया, सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम. ये था. ISA टेक्निकल असिस्टेंस फंड भी एक is proposed to be jointly implemented with the Asian Development Bank. और एक फेमस इसका डिक्टम था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव टू हार्नेस द पावर ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्रिड फॉर एनेबलिंग एनर्जी ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन वर्ल्ड. इसमें इतना ही लग रहा है यार इम्पोर्टेंट.
87 कंट्रीज हैं, निकारागुआ लेटेस्ट मेंबर है इसके अंदर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस गुरुग्राम, इसके अपन बात करें। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं। Scheme for Development of Solar Park and Ultra Mega Power Project. Various projects have been proposed under the scheme. Objective is to facilitate the solar project developers to set up projects in a plug-and-play model, to provide a huge impetus to solar energy generation by acting as a flagship demonstration facility to encourage project developers and investors. ये To प्लग एंड enable, प्ले मॉडल क्या होता है? मतलब आप रेडी टू यूज वाला है, आप बस सारी फैसिलिटी रोड एंड कनेक्टिविटी सब रहेगी, आप तुरंत आके काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे रेडी टू मूव, रजिस्ट्रेशन हाँ समझ रेडी टू, इंफ्रा भी मतलब ऑलमोस्ट इंफ्रा भी रेडी रहेगा। रजिस्टर क्योंकि ना कंपनी ये सब रजिस्ट्रेशन और एनओसी में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो टाइम न लगे तो रेडी टू यूज टाइप का। Third objective is to enable states to bring in significant investment from project developers to meet its solar renewable purchase obligation mandate and to provide employment to local population. To reduce carbon footprint by avoiding emissions equivalent to the solar park's installed capacity and generation. To avoid procuring expensive fossil fuels to power conventional power plants. The scheme was rolled out in 2014 to set up at least 25 solar parks and ultra mega solar power projects targeting over 40 gigawatt of solar power installed capacity to be set up by 2021 to 22. It envisages supporting the states in setting up solar parks at various locations in the country with a view to create required infrastructure for setting up of solar power projects. The solar parks are installations of multiple solar photovoltaic modules by different firms at one set location which provide all infrastructural facilities. The solar parks provide suitable developed land with all clearances, transmission system, water access, road connectivity, communication network, etc. The scheme facilitates and speed up installation of grid-connected solar power projects for electricity generation on a large scale. The capacity of the solar park shall be 500 megawatt and above. However, smaller parks are also considered where contiguous land may be difficult to acquire in view of difficult terrain and where there is acute shortage of non-agricultural land. The solar parks are developed in collaboration with the state governments and their agencies, central PSUs, and private entrepreneurs. The implementing agency is termed as Solar Power Park Developer. The central financial assistance pattern, the CFA of up to rupees 25 lakh per solar park for preparation of detailed project report, the CFA of up to rupees 20 lakh per megawatt or 30% of the project cost including grid connectivity cost, whichever is lower, is also provided on achieving the milestones prescribed in the scheme. Rupees 12 lakh per megawatt or 30% of the project cost, whichever is lower, is provided to the SPPDs towards development of internal infrastructure if the solar parks, and rupees 8 lakh per megawatt or 30% of the project cost, whichever is lower, is provided by the central or state transmission utility towards the development of external transmission system. ये जो नीचे का इतना लोअर और अपर ये सब याद करना होगा क्या? नहीं, इतना डिटेल तो नहीं याद करना, बट हाँ एक ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंस पैटर्न। पहला ऑब्जेक्टिव वही है कि रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, और दूसरा है कि एक फ्लैगशिप डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी। ये क्या है? ये कोई फ्लैगशिप स्कीम वाला है? हाँ, मतलब वही के कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे वो बना लेंगे पार्क जो कि एक्ट करेंगे दूसरे और पार्क्स को एनकरेज करने में या इन्वेस्टमेंट लाने में। Okay.
तीसरा है टू इनेबल स्टेट्स टू ब्रिंग इन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू मीट इट्स सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। मैंडेट, अच्छा ठीक है, वो जो कंपनीज के ऊपर है कि आपको कुछ परसेंटेज इधर वो करना होगा, तो वो भी इससे वो हो जाएगा। चौथा है टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, वही कार्बन एमिशंस को कम करना। एंड लास्ट इज टू अवॉइड वही फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी को कम करना। फीचर्स क्या हैं कि 2014 की ये स्कीम है और इसमें कम से कम 25 सोलर पार्क हैं एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, जो कि 40, जो हमारा टारगेट था 40 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 2022 तक का, उसको अचीव करने के लिए। और ये स्टेट्स को सपोर्ट करेगा पूरा सेटअप करने में सोलर पार्क को एट वेरियस लोकेशंस इन द कंट्री। एंड द सोलर पार्क्स आर इंस्टॉलेशंस ऑफ मल्टीपल सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, वो जो बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं बाय डिफरेंट फर्म्स एट वन सेट लोकेशन, मतलब बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक जगह पे काम करेंगी। एंड द सोलर पार्क प्रोवाइड सूटेबल डेवलप्ड लैंड, वही ये प्लग एंड प्ले वाला हो जाए, सारा क्लियरेंसेज रहेंगे, सारा वाटर का एक्सेस रहेगा, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी रहेगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क रहेगा। एंड the scheme facilitates and speed up installation of grid connected solar power project. Grid connected वही जो grid से वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, हाँ, मतलब वो ग्रिड से साथ कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि स्टैंड अलोन बना दिया। जैसे कल हम लास्ट टाइम वाटर पंप्स पढ़ रहे थे ना कुसुम स्कीम के अंदर, तो उसके अंदर एक स्टैंड अलोन स्कीम रहेगी, मतलब स्टैंड अलोन भी कंपोनेंट है कि मतलब एक वो लगा दिया आपके वहाँ पे सोलर पैनल और उसी से आपका जो पंप है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो वो स्टैंड अलोन हो गया, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो मेन ग्रिड होता है जहाँ से बाकी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी घरों पे जाता है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दो, तो ये भी एक फोकस रहेगा। okay. इसमें होता है ना कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा घरों में हमारा जो बच जाता है वो हम बेच देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट करेक्ट। इसके लिए जो मतलब ये तरीका होता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है, मतलब एक स्टेटमेंट, क्रेडिट ले लेते हैं, नहीं क्रेडिट नहीं, एक मतलब वो लगा, एक स्पेशल मीटर लगाया जाता है उनके लिए। अच्छा, हाँ हाँ, फ्री का क्वेश्चन भी एक आई थिंक 2-3 साल पहले नेट मीटरिंग आपणही ह्या कुछ कह रहा है क्या अक्षय? पुढे लावून घेतले नेट मीटरिंग, हाँ नेट अच्छा मीटरिंग, हाँ, हाँ से बोला नेट मीटरिंग, करेक्ट। द कैपेसिटी, हाँ ठीक है आगे। हाँ ठीक है, कैपेसिटी 500 मेगावाट एंड अबव है सोलर पार्क की। हाउएवर कुछ जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन होगा तो वहाँ पे इतना बड़ा बनाने के बजाय हम छोटे छोटे भी बना सकते हैं जहाँ पे जगह की कमी है। और सोलर पार्क्स आर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, हेल्प करेगी, उनकी एजेंसीज हेल्प करेंगी, PSUs एंड प्राइवेट सारे एंटरप्रेन्योर्स सब लोग हेल्प करेंगे। एंड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सोलर पावर पार्क डेवलपर। एंड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट का पूरा पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें कि कम से कम 20 लाख देंगे या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका 30%, जो भी इनमें से कम होगा वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर 12 लाख देंगे या फिर 30% ऑफ द कॉस्ट, जो भी कम होगा वो। ठीक है, सारे पढ़ने की नीड तो है नहीं। ठीक है, आज तो इसके साथ ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसके थोड़ी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। Swamitva survey of villages and mapping with improvised technology in village areas. An updated guideline was issued by the ministry in May 2021. Objective is creation of accurate land records for rural planning and reduce property related disputes. To bring financial stability to the citizens in rural area by enabling them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits. Determination of property tax which would accrue to the Gram Panchayat directly in states where it is devolved or else add to the state exchequer. Creation of survey infrastructure and GIS maps that can be leveraged by any department for their use. To support in preparation of better quality Gram Panchayat development plan. Salient features are
It was launched in April 2020 as a central sector scheme. The scheme aims to provide the record of rights to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. Gram Panchayat and community assets would also be surveyed and GIS maps would be created. Demarcation would be done using drone surveying technology. Components: establishment of continuous operating reference system. CORS is a network of reference stations that provide a virtual base station that allows access to long range high accuracy network RTK corrections. The CORS network supports establishing ground control points, which is an important activity for accurate georeferencing, ground truthing, and demarcation of lands. Large-scale mapping using drones. Awareness program to sensitize the rural population about the surveying methodology and its benefits. Enhancement of spatial planning application Gram Manchitra. The digital spatial data or maps created under drone survey shall be leveraged for creation of spatial analytical tools to support preparation of GPDP. Setting of program management unit at national and state level. Development or maintenance of scheme dashboard and integration of drone survey spatial data maps with the ministry's spatial planning application to support in planning at local level. Documentation of best practices, conducting national and regional workshops. Coverage all the villages in the country which will be eventually covered in this scheme. The entire work is likely to be spread over a period of 5 years, from April 2020 to March 2025. Stakeholders involved in carrying out the scheme are Nodal Ministry, Ministry of Panchayati Raj, Technology Implementation Agency, Survey of India, State Revenue Department and Panchayati Raj Department, local district authorities, property owner, Gram Panchayat, National Informatics Center, GIS Division, other line departments having assets in rural inhabited areas, if any, for preparing comprehensive database. मेरे ख्याल से ये इसलिए किया गया है जिससे अभी ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिसेज में भी कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स का। तो गांव में बहुत होता है ना कि लोग तालाब की ज़मीन और सब मतलब कब्जा कर लेते हैं और प्रॉपर किसी का असेट का वैल्यूएशन तो होता नहीं है कि किस ज़मीन की कितनी वैल्यू है। तो इसीलिए उसका प्रॉपर एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बना लेंगे जिससे कि जब कोई मतलब वो घर अपना बेचेगा तो या उसको घर को एज कोलेटरल दिखा के वो इजीली लोन ले सके। एंड थर्ड इज कि जब आप प्रॉपरली सब कुछ मैप कर दोगे तो आप इजीली प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट कर पाओगे, तो स्टेट्स को भी फ़ायदा होगा रेवेन्यू में। और चौथी चीज़ है कि क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS बेस्ड, मेरे ख्याल से जो हम लोग जियो टैगिंग वाला कर रहे हैं ये वही है क्या, कि उसके बेसिस पे थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला जो सर्वे है वो GIS मैप्स क्या है जियो और ठीक है वो आगे के भी डिपार्टमेंट्स के भी यूज होगा मेरे ख्याल से GPS इनेबल्ड मैप्स। GIS बेसिकली जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। हाँ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो ओके नहीं मतलब वही बेसिकली पूरा स्पेशल मैप निकालते हैं। ठीक है टूटिंग मतलब तो ये होता है support- कि बहुत ज़्यादा हाँ बोलो। हाँ बोलिए। मतलब ये होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन आपने जो रिकॉर्ड्स में डाले हैं वो फिर वो क्रॉस रेफरेंस करते हैं क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है स्पेशल की, आपको ग्राउंड लेवल पे भी वो चेक करना पड़ता है, तो वो पूरा इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है लास्ट है टू सपोर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत प्लान्स बाय मेकिंग यूज ऑफ GIS। पहला फीचर है कि 2020 की स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये राइट्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की किसका किस पे राइट है किस जमीन पर, और वो हर हाउस होल्ड ओनर को मिलेगा रूरल एरिया में और उन सबको प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी असेट्स वुड ऑल्सो भी, ये जो तालाब और ये सब कम्युनिटी के जो असेट्स हैं उनका भी सर्वे किया जाएगा, उनकी भी मैपिंग की जाएगी, घर की भी और पूरा जो भी असेट्स हैं कम्युनिटी के, और प्रॉपर डिमार्केशन होगा और ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी।
और ये कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। Continuous operating reference system is a network of reference stations that provide a virtual base station that allows access to long range high accuracy network RTK corrections. किसी को आइडिया है क्या ये क्या चीज है, ये क्या बोला? इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। नहीं, किसी की भी लोकेशन आप किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हो तो ग्राउंड बेस वो रेफरेंस पॉइंट उन लोगों ने डिमार्केट किए हैं, फिर उससे वो लोग फिर पोजीशन तय करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। और स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है जो कि ग्राम मानचित्र है, उसका नाम है। उस ऐप से सारे मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड द डिजिटल स्पेशल डेटा और मैप्स क्रिएटेड अंडर ड्रोन सर्वे शैल बी लेवरेज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल एनालिटिकल टूल्स टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान and setting up of program managed unit at national and state level। और एक स्कीम का डैशबोर्ड बनेगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे ड्रोन सर्वे स्पेशल मैप से विद मिनिस्ट्री स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन। और सारी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो यूज होंगी एंड ऑल द विलेजेस विल बी कवर्ड इन इट आगे के आने वाले 5 साल तक, 2025 तक। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है पंचायती राज, टेक्नोलॉजी के लिए सर्वे ऑफ इंडिया, और ये टेक्निकल वाला काम करने के लिए पूरा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर मेटी। ये जो GIS है कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मेटी नहीं आएगा? ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये स्वामित्व स्कीम था नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वो मेन चीज था। और इसके अलावा एक ग्राम मानचित्र बनेगा एक ब्रॉडर लेवल पे, तो जो विलेज ग्राम पंचायत लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान है के लिए काम आएगा। तो ये 2-3 टर्म्स है, इसको जरूर याद रखें। और नेक्स्ट पे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। आई थिंक इसको कोई और पढ़ लो, कोई और रीड करेगा क्या? Should I read? हाँ। Okay. Ministry of Port, Shipping and Waterways, Schemes and News. Jalmarg Vikas Project, JVMP. JVMP has managed to save some 1,600 crore rupees, of which as much as 800 crore will be used to develop facilities for people living along the bank of the Ganga stretching from Uttar Pradesh to Bihar. Objective: for the capacity augmentation of navigation on Haldia Varanasi stretch of National Waterway 1 Ganga. Salient features: the project envisages development of waterway for commercial navigation between Allahabad and Haldia on Ganga River that will cover a distance of 1620 kilometers. The project covers Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. 4 multimodal terminals are planned on National Waterway 1, Varanasi, Sahibganj, Haldia and Ghazipur. The project adopted the first time in India a river information system, IT-based system to optimize the resource management of waterborne transport. The JMVP is being implemented with the technical assistance and investment support of the World Bank at an estimated cost of rupees 5,369.18 crores. That is 800 million USD. Okay. And the cost of the project is being shared on 50-50 sharing basis between Government of India and the World Bank. India's first inland multimodal terminal port was inaugurated on River Ganga at Varanasi. अच्छा, एक स्कीम थी, नाहेप स्कीम थी जो हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में थी, उसका कौन पार्टनरशिप था? महक नाहेप, NAHEP, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन कुछ था उसमें, नाहेप बोलते हैं कॉमन वर्ड में। नहीं याद, किसी को याद नहीं आ रहा है? बहुत पहले पढ़ा था यार। ये वर्ल्ड बैंक की था उसमें, मतलब कि पार्टनरशिप, उसमें भी शायद 50-50 था उसमें।
और इंडिया के कितने पोर्ट्स है वो चेक कर लो, मेजर और माइनर। मेजर चेक कर लो कितने हैं, और लेटेस्ट कौन सा पोर्ट ऐड हुआ है वो महाराष्ट्र वाला हुआ है ना एक में, महाराष्ट्र में हुआ है, हाँ। वधावन। हाँ, हाँ सही हाँ, कह रहे हो, वाधवन। वाधवन। हाँ, वाधवन। मेजर 12 है ना टोटल? 13 शायद है। 13th वाला नेक्स्ट है। वाटर से रिलेटेड एक और स्कीम थी, उसमें भी ऐसा था 50-50% जैसा गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक का, शायद पाइपिंग वाला था ना वाटर, जल जीवन मिशन में। अटल भूजल योजना था। हाँ अटल भूजल, राइट राइट, उसमें था। अभी कंटिन्यू है कि वो सबस्यूम कर दी गई वो जल जीवन मिशन में? कंटिन्यू है वो, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर रहा था ना, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और कुछ सिलेक्टेड स्टेट को। वो अच्छा, सिर्फ जल 6 जीवन का तो स्टेट्स में था। वाटर जो ये अटल भूजल है वो 6 स्टेट्स में ही था और पायलट बेसिस पे है, मतलब उन 6 स्टेट्स में, एंड इट माइट बी एक्सपेंडेड टू अदर स्टेट्स और एस्पिरेशनल नहीं था वो कितने स्टेट्स में था अटल भूजल? 5 स्टेट? 6। अच्छा 6, ओके। और इसमें भी पोर्ट में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट, प्राइवेट पोर्ट और डीप पोर्ट, 3 कैटेगरी में कौन है इसमें, मतलब कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी बोलते हैं किसी को। जवाहरलाल नेहरू है ना, JVNPT। अच्छा, वो शायद ये जो पार्टी वातावरण पर करके बेस्ड है बन ना? जाएगा, ये हो जाएगा ना फिर तो। आई थिंक वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, वो शायद उसका लोड लेने के लिए उसको बनाया गया है। हाँ ये तो मुंबई वाला है ना जो? हाँ, तो इसको तो मतलब काफी उसमें काउंट कर रहे हैं ना, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई टॉप 20 पता नहीं कोई नंबर में काउंट कर रहे थे ना। पढ़ लो इसके बारे में। प्राइवेट तो गुजरात में बड़ा है ना सबसे। वो जो गहरा वाला जो बोल रहे हो, डीप वाला, शायद विशाखापट्टनम वाला है क्या? चेन्नई या विशाखापट्टनम के उसी तरफ था, मतलब कि डीप पोर्ट्स तो शायद वेस्ट कोस्ट में रहेंगे ना? हाँ, वेस्ट हाँ। कोस्ट में रहेंगे ना डीप पोर्ट। क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ज्यादा लंबा होता है। Right. All the east coast will have नहीं शायद आर्टिफिशियली narrow. मेड था, मतलब डीप पोर्ट शायद। okay. उस हिसाब से तो कोचिन होना चाहिए, क्योंकि सब पुराना। ये हल्दिया, कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, कोचिन, मैंगलोर, गोवा, मुंबई, कांडला। ठीक है, और वो वधावन वाला जो बोल रहे हैं वो भी महाराष्ट्र रीजन में है। टोटल 13 है ना सर मेजर। वो अंडमान निकोबार वाला भी काउंट होता है ना सर? अंडमान निकोबार में मेजर है क्या? 13 है सर। इसमें तो सर ईस्ट में 6 और वेस्ट में 6 है सर। हाँ, अंडमान में है। नहीं, मेजर है क्या? हाँ मेजर सुना है। वो जो भी लिस्ट किसी ने देखी थी उसमें था ना वही जो वो बाईजूस वाले में सही है। अंडमान में मेजर पोर्ट कब हुआ? 10 में ना शायद। विजय ने बोल दिया, इसका मतलब होगा नहीं बेटा। ओह, गलत होगा। ऐसा नहीं, मैं पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है, लिस्ट देख लो। तमिलनाडु, चेन्नई, कोची, एन्नोर तमिलनाडु में अगेन, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, गुजरात कांडला, कर्नाटका में मैंगलुरु,
गोवा में मार्मागोवा, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इसके में राइट में लिखा हुआ पढ़ लो ना, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है हमारा ये महाराष्ट्र वाला, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है JVNPT। और फिर उड़ीसा पैराद्वीप नेचुरल हार्बर डील्स विद एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। अभी हमने एक आयरन से रिलेटेड एक स्कीम देखी थी, जो कि ये जो रीजन है आंध्रा उड़ीसा वाला, इसको प्रमोट करने के लिए, आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट करने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। पूर्वोदय करके शायद। हाँ, सेल से ये पूर्वोदय स्कीम है। वो तो नॉर्थ ईस्ट का था ना कुछ। नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टील का था। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टील का नॉर्थ ईस्ट है वो। हाँ, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्टर्न है। हाँ, ईस्टर्न है। पूर्वोदय जो है वो ईस्टर्न है, और ईस्टर्न में मतलब वो उड़ीसा आंध्रा वाला जो रीजन है ना, उसको टारगेट करता है, तो इससे ध्यान रखना थोड़ा। देन तमिलनाडु ट्यूटिकोरिन, a major port in South India, deals with fertilizer and petrochemical. Then Andhra विशाखापट्टनम, deepest port of India। ठीक है, तो ये जो अभी शशांक बता रहा था। Amenities for building and fixing of ships are available. Then Andaman और निकोबार, Port Blair, the port is connected to the mainland of India through ship and flight. The port is situated between two international shipping lines, namely Saudi Arabia and US Singapore। ये था। उसने 3 कैटेगरी पूछी थी, एक डीपेस्ट और एक लार्जेस्ट, और तीसरी क्या थी? प्राइवेट। ओके, तो प्राइवेट वाला कौन सा है? मुंड्रा पोर्ट है गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। स्टार्टिंग के 2-3 छूट गए ना, वो पढ़ लिया क्या? हाँ, एक बार वापस रिपीट करें। चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट। केरला का कोची, सिटेड इन वेम्बनाड लेक, एक्सपोर्ट ऑफ स्पीशीज एंड स्पाइसेस एंड सो। देन तमिलनाडु का एन्नोर, इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट। ठीक है, कॉर्पोरेटाइज का मतलब प्राइवेट तो नहीं होगा शायद, यही होगा। पहला हुआ है ना, यही है। बाद में शायद प्राइवेटाइज हो। देन वेस्ट बंगाल का कैलकाटा, इंडियाज ओनली रिवराइन पोर्ट। मतलब इसने सही नाम नहीं लिखा, इसका सही नाम क्या है? डायमंड हार्बर है ना? हाँ, आगे लिखा भी है। It has only major riverine port situated on Hooghly River, known as Diamond Harbour. फिर अपना कांडला, known as tidal port, acknowledged as trade-free zone, largest port by volume of cargo handling। ठीक है, तो ये गुजरात में कांडला। और मैंगलोर के अंदर डील्स विद आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। फिर गोवा में मार्मागोवा, सिचुएटेड ऑन एस्ट्री ऑफ रिवर जुआरी। बाकी सब अपन ने देख ही लिया था। हल्दिया पोर्ट है ना रिवराइन पोर्ट, या अलग है? तो डायमंड हार्बर बोलते हैं, मुझे नहीं पता था वेस्ट बंगाल वाले को। वहीं से डायमंड का होता था ना ट्रांसपोर्ट, ब्रिटेन जा रहा था शायद उस समय। हल्दिया भी कहते हैं, हल्दिया पोर्ट है ना शायद, दोनों कहते हैं। ओके ओके। हल्दिया जो अफगानिस्तान का, जो वहाँ से वीट के लिए शायद इंडिया से गया था ना, वही हल्दिया से गया था कि पारादीप? हल्दिया ही वाला है ना? सॉरी, हल्दिया से नहीं, वो गुजरात का था ना। मैं वही सोच रहा था, मतलब वहां से क्यों जाएगा? हाँ नहीं, मतलब वो मेरे पिक्चर में दिमाग में गुजरात की थी और वो उसका था, सॉरी, वो शायद कांडला से गया होगा ना। अलग अलग है, डायमंड हार्बर अलग है, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स अलग है। मैंने रिवराइन पोर्ट करके सर्च किया तो कोलकाता पोर्ट ही बता रहा है। ठीक है मतलब सेम रिवर पर, वो रिवराइन है ना, मतलब कि उस हुगली रिवर पर ही चलते जाता है ना।
हाँ ठीक है। कोलकाता उस पे नहीं है ना, अरे वो पास में होगा ना, इसीलिए उसको ऐसे कोस्टल कुछ सिटी नहीं है लोग ना लोकल कोलकाता। लैंग्वेज कोलकाता में। ठीक है, वापस चलते हैं इस पे। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, ठीक। Bharatmala Pariyojana. Bharatmala Pariyojana, YN News. In previous 1 year, various road projects were launched under the scheme. Objective: umbrella program for the highway sector that focuses on optimizing efficiency of freight and passenger movements across the country by bridging critical infrastructure gaps. Okay. Salient features और कोई objective है क्या? नहीं। Okay. Salient features. A total of around 24,800 kilometers are being constructed in phase 1 of Bharatmala, which is to be implemented over a 5-year period of 2017-18 to 21-22. So, in addition, Bharatmala Pariyojana phase 1 also includes 10,000 kilometers of balanced road works under National Highway Development Project NHDP, taking the total to 34,800 kilometers. 24,800 plus 10,000. Balance works. Then Bharatmala project category, economic corridors is 9,000 kilometers to unlock full economic potential. Then inter-corridor and feeder route, 6,000 kilometers, ensuring holistic connectivity. National corridors efficiency improvement, 5,000 kilometers, enhancing efficiency. Border road and international connectivity, 2,000 kilometers, boosting border connectivity. Coastal roads and port connectivity, that is 2,000 kilometers, leveraging ports for progress. And greenfield expressways, 800 kilometers, express speed for express gains. Balance NHDP works, 10,000 kilometers. So this is like the whole of 34,800. Okay. Improvement in efficiency of existing corridors through development of multi-modal logistics parks and elimination of choke points. Okay. Enhanced focus on improving connectivity in Northeast and leveraging synergies with inland waterways. Then special attention to fulfill the connectivity needs of backward and tribal areas, areas of economic activity, places of religious and tourist interest, trade routes with neighboring countries, etc. National Highways Authority of India NHAI has launched Logistic Efficiency Enhancement Program LEAP under Bharatmala Pariyojana, which is aimed at enhancing the freight transportation in India through improving cost, time, tracking and transferability of consignments through infrastructure, procedural and information technology interventions. Then NHAI has created a National Highways Investment Promotion Cell, NHIPC, for attracting domestic and foreign investments for highway projects. The project is executed through Ministry of Road Transport and Highways, NHAI, National Highways and Infrastructure Development Corporation, NHIDCL, and State Public Works Department. एक वो था ना कि लीप यहाँ लिखा ना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इनहेंसमेंट प्रोग्राम, एक था LEAP, वो क्या था बताओ? वो जब था लीप और अर्पित था, दो निकले थे हायर एजुकेशन फैकल्टी के लिए, जिसमें कि लीप का फुल फॉर्म था लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम। हाँ, और दूसरा अर्पित का फुल फॉर्म था एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। देख के बोल रहा हूँ मैं गूगल से, ठीक है? नहीं, मैं पता आपको याद है। नहीं याद है, कह रहा हूँ मुझे ध्यान था कुछ सेम था, तो वही चेक किया मैंने अभी जस्ट। ओके। और लीप फ्रॉग AI क्या था? क्या? लीप फ्रॉग करके कुछ आया था ना बीच में। करते हैं समराइज उसको। लीप फ्रॉग मतलब वैसे तो जंप होता ना।
पता नहीं, देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे ही याद आ रहा था तो पूछ लिया। ओके ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें समराइज जैसा करने जैसा एक बार ये कैटेगरीज ऑफ रोड्स पढ़ दो, बाकी तो आई राइट। थिंक हाँ, there is economic corridors, then economic corridors मतलब हमारा क्वाड का, और then international corridor and feeder route, then does anybody know what is inter corridor and feeder route? मतलब कॉरिडोर जैसे चेन्नई कोलकाता कॉरिडोर हुआ, ऐसा है ना? उनके बीच का एक कॉरिडोर्स हो गए। Right. Then national corridors efficiency improvement, and then border roads and international connectivity, with coastal roads and port connectivity. Then greenfield express highways. So can anybody name greenfield express highways? एक तो ये हुआ यमुना एक्सप्रेस हाईवे ना, वो ग्रीनफील्ड ही है ना? करेक्ट। हाँ। So balance NHDP works. इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसका पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर का है 9,000 किलोमीटर, बाकी सब कम है। करेक्ट। हाँ, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर रहता है? डिफेंस, होम या डिफेंस? वो थोड़ा नीचे भी कर दो, मिनिस्ट्री पता चल जाए एक बारी। तो एक तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को भी इसके अंदर यूज करेंगे ताकि एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। एनहांस फोकस, थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, और वहां पे इनलैंड वाटरवेज को यूज करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कोई एक आध वाटरवेज का नाम बता दो फटाफट। बराक वाला है ना, और दूसरा बराक वाला NH6 है ना? करेक्ट, NH6 है, और NH2 भी है ब्रह्मपुत्र वाला। धुबरी से सदिया। धुबरी, हाँ। धुबरी टू सदिया ब्रह्मपुत्र पे। और इसके अलावा लीप एक प्रोग्राम है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जो बेसिकली जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में उस चीज पे, उसकी इम्प्रूविंग कॉस्ट, टाइम ट्रैकिंग और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ कंसाइनमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसीजरल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। बेसिकली एक पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम जो है फ्रेट का जो मूवमेंट है उसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। अब इसी से एक सवाल बनता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक कौन निकालता है? हाँ, ये वर्ल्ड बैंक। करेक्ट, सही है। वो निकालता है। रैंक दो कोई पूरी बेकारी है तो में होगा तो 50% से ऊपर होंगे हम लोग, अगर 100 लोग कंट्रीज में। 44 दैट आज अपन लोग वो डिस्कस कर रहे थे ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो मेरे को यही याद आ रहा था। 54 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना है? 48 हो गया। 48 है क्या? अंडर 50 आ गए ना हम लोग पहली बार, 48 हो गया। वहाँ 48 है, यहाँ 44 है। लॉजिस्टिक में भी उसमें है कि हमारा रेलवे, सॉरी उसका है ना, वाटर का सबसे कम किसका है लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है? जो रेलवे के ना सबसे नहीं, रेलवे में भी उसका है। रेलवे में क्रॉस सब्सिडी होता है ना, इसलिए थोड़ा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। वाटर के थ्रू सबसे कम होता, लेकिन दिक्कत है कि हम लोग का वाटर इतना स्ट्रांग नहीं है सिस्टम, मतलब इनलैंड वाटर। करेक्ट। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आई थिंक दीप्ति आप इस पे रेस्ट करो। अब सारू जी आप पढ़ दीजिए इसको। Ministry of Rural Development. Themes in news: Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Act, Manrega, 2005. Why in news? Loss of livelihood that was triggered by the COVID-19 pandemic brought this scheme at the center of debates related to livelihood of poor. Objective क्या है? Providing not less than
100 days of unskilled manual work as a guaranteed employment in a financial year to every household in rural areas as per demand, resulting in creation of productive assets of prescribed quality and durability, strengthening the livelihood resource base of the poor, proactively ensuring social inclusion, strengthening Panchayati Raj institutions. Talent features हैं इसके. Beside the mandatory 100 days, there is a provision of additional 50 days of unskilled wage employment in a financial year in drought, natural calamity, notified rural areas. As per Section 3(4) of the Manrega Act 2005, the state governments may make provisions for providing additional days beyond the period guaranteed under the Act from their own funds. Goals क्या है इसके? Social protection for the most vulnerable people living in rural India by guaranteeing wage employment opportunities, enhance livelihood security of the rural poor through generation of wage employment opportunities in work leading to creation of durable assets. Rejuvenate natural resource base of rural areas, create a durable and productive rural asset base, empowerment of social disadvantaged, especially women, scheduled castes, and scheduled tribes through the process of right-based legislation, strengthen decentralized participatory planning through convergence of various anti-poverty and livelihood initiatives, deepen democracy at the grassroots by strengthening Panchayati Raj institutions. The Gram Panchayat registers household after making inquiry and issue a job card. Social audit of Manrega works is mandatory. At least 1/3 beneficiaries shall be women. The employment will be provided within a radius of 5 km, and if it is above 5 km, extra wage will be paid. As per Section 6(1) of the Act, central government may, by notification, specify the wage rate for its beneficiaries, right to get unemployment allowance in case employment is not provided within the 15 days of submitting the application or from the date when work is sought. Unemployment allowance is borne by the state governments. A 60-40 wage material ratio has to be maintained. No contractors and machinery are allowed. The central government bears the 100% wage cost of unskilled manual labor and 75% of the material cost, including the wages of skilled and semi-skilled workers. The over and above 100 days per household to up to 150 days in notified drought affected districts in various states. In addition to job creation, the scheme would now aim at improvising quality of assets, skilling workers for entrepreneurship, and hiring youth for job like GIS mapping and block level monitoring of work. Geo Manrega is a unique endeavor of MORD in association with National Remote Sensing Center and RSC, ISRO, and National Informatics Center for Geo-tagging of assets created under Manrega. Performance of Manrega under the shadow of COVID-19. In the financial year 20 to 21, a total of 344 crore person days employment was generated till Feb 2021. This was the highest ever person days generated so far. Of the total person days, above 52% women person days was generated, with reflect significant participation of women. अच्छा, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशरीज शैल बी वुमेन। अपन लोग पंचायत में पढ़े थे कि जो चेयरपर्सन होंगे उसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए SC से। तो ये बताओ, वहां पे स्टेटमेंट था कि 1/3 1/3 ऑफ वुमेन था या नॉट लेस देन 1/3 था?
Not less than 1/3. Not less than. ठीक है, ओके, बेकार कर दिया माहौल, चलो पहले बताकर ठीक है। एक क्या कहते हैं, अभी कोविड के बाद वो पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना भी लॉन्च की थी, तो क्या डिफरेंसेस है दोनों में, एमजी नरेगा एंड इसमें? एमजी नरेगा तो मतलब काफी पुराना स्कीम है ना, और इसके अंदर बेसिकली वर्क दे रहे हैं। रोजगार के अंदर जो स्किल्ड लेबर्स है ना उनके लिए, जैसा पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जो नए वर्कर्स वो हायर करेंगे, उनका गवर्नमेंट जो है वो पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इंसेंटिवाइज होंगे जो स्किल्ड मतलब वर्कफोर्स है ना, या जो स्किल्ड में जितने भी फैक्ट्रीज है वो और ज्यादा एम्प्लॉय करेंगे लोगों को। आई थिंक उस सेंस में अनस्किल्ड से एमजी नरेगा रिलेटेड है। और मेरे ख्याल से ये एमजी नरेगा तो फ्लैगशिप स्कीम है, वो तो सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आई थी और हर जगह वो पैन इंडिया नहीं है, कुछ ही हाँ, वो states में। कुछ 6-7 स्टेट्स में है जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं। प्लस दूसरी चीज उसमें कुछ ऐसा भी था, 150 डेज का वर्क दिया जाता है, जैसे कि एमजी नरेगा में 100 डेज का है। अच्छा, 125 था। हाँ, मतलब 2-3 प्रोविजंस में डिफरेंट थे, और पता नहीं, मेरे को ईपीएफ वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा, पर इट वाज मेनली फॉर अनस्किल्ड लेबर्स, पता नहीं, हैव टू चेक। एक बार बता दूं क्या, मतलब इसका एम था टू एम्पावर, मतलब गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बता रहा हूँ। इट एम्स टू एम्पावर द एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन्स, एंड कवरेज 116 डिस्ट्रिक्ट्स इन 6 स्टेट्स था। ड्यूरेशन 125 डेज विद आउटले ऑफ 50,000 करोड़, मतलब 50,000 बांटेंगे। फीचर्स है, इट विल involve 25 different types of works and create infrastructure in rural regions. Implemented through Common Service Center and Krishi Vigyan Kendras. Ministry 12 different ministries and departments involved. मतलब अलग अलग है, वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली, हाँ, मेरे से वो गलती हो गया, वो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बोला है मैंने, वो ईपीएफओ वाला। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो पीएम गरीब कल्याण, क्या था, गरीब रोजगार योजना? हाँ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, तो 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट है ना इसमें? हाँ, 125 डेज का। इसमें टाइम लिमिट भी है क्या, मतलब क्योंकि जैसे एमजी नरेगा इज तो फॉर सॉर्ट ऑफ परपेचुअल स्कीम, बट मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें तो कुछ लिखा नहीं है, देखना पड़ेगा। गरीब कल्याण योजना में वो राइस और व्हीट बांटने वाला है, फूड वो अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना। हाँ, वो यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें लिखा था प्रधानमंत्री, बोल लो। अर्थक्वेक आया क्या? नहीं, कहाँ आया? कहाँ आया? दिल्ली में। दिल्ली में तो हमेशा आता है। कितना मीटर था बता, कितना वो था? पता नहीं भाई, आ ही जा रहा है। भाई एक जापान में देखी थी लैंडस्लाइड का, बहुत ही खतरनाक वीडियो आया था भाई। सब लोग दिल्ली में है। मैं अभी वैशाली में हूँ, बगल में ही तो है। हमारे जीवन में भी आने वाला लैंडस्लाइड। चलो ठीक है, एक बार चारू वो इसको कर दो समराइज। ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी इस समय कोरोना के कारण काफी लोगों की जॉब गई है ना, तो उसी के कारण ये काफी मतलब इसका बारे में बात हो रही है। तो इसमें मेनली क्या है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो भी परिवार हैं, उनमें उनको मोस्टली कम से कम उन्हें 100 दिन तक का जो अनस्किल मतलब अकुशल मैनुअल वर्क उन्हें देना ही जरूरी है, मतलब उसमें ये है। और इसके नीचे थोड़ा सा कर दीजिए। हमें लगा कि ज्यादा शुद्ध हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। नहीं चलेगा। अच्छा, तो गरीबों का मतलब इसमें दूसरा पॉइंट है कि गरीबों की आजीविका जो है उसका सुदृढ़ मतलब उसका सुदृढ़ आधार उसको प्रदान करना।
थर्ड पॉइंट है कि सामाजिक समावेशन सभी को सुनिश्चित किया जाए, सोशल इंक्लूजन। और फोर्थ है जितने भी पंचायती राज संस्थान हैं उन्हें सुदृढ़ बनाने की बात इसमें कही जा रही है। और इसकी विशेषताएं क्या है? मेनली इसमें जो इस मजदूरी के माध्यम से जितने ग्रामीण परिवार में जो लोग हैं जो सुभेद्य मतलब जिन पे किसी भी चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना, कोई भी कैलेमिटीज आती है तो उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, तो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। और ये क्या चीज है कि एज पर द सेक्शन स्टिल गवर्नमेंट मेक प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल डेज। हाँ, एडिशनल डेज बियॉन्ड द पीरियड, मतलब गारंटीड पीरियड के अलावा भी उन्हें थोड़ा एडिशनल उन्हें डेज के लिए काम करने के लिए इसमें बताया जा रहा है। गोल्स क्या है? सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल। हाँ, एक पॉइंट था उसमें प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार को मतलब वो देना होगा, ये पॉइंट है, मतलब एडिशनल देना है तो। हाँ मतलब स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। तो उसमें गोल्स क्या है कि सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल्स, मतलब उन्हें वही सोशल प्रोटेक्शन मिले और इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी हो, उनको जो जीवन मतलब आजीविका को मुझे आज ज़्यादा हिंदी बोलने प्रॉब्लम हो रही है। आजीविका सुरक्षा में उनकी वृद्धि की जाए। रेजुविनेट नेचुरल बेस ऑफ सोशल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्राकृतिक संसाधन आधार है ना, उनका पूरी तरीके से उनका कायाकल्प करने की बात कही जा रही है। और फोर्थ पॉइंट है कि क्रिएट अ ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट बेस, मतलब एक स्थायी और जो उत्पादक जो परिसंपत्ति है ना, उसका आधार का निर्माण करने की बात है। और फिर क्या? स्ट्रेंथिंग डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेशन प्लानिंग थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एंटी पॉवर्टी, मतलब वही जो भी लोग हैं डीपन डेमोक्रेसी, सब सेम ही पॉइंट्स है। ग्राम पंचायती राज रजिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड मेक इंक्वायरी एंड इशू अ जॉब कार्ड देंगे। सोशल ऑडिट फॉर मनरेगा वर्क इज मैंडेटरी, उसका सोशल ऑडिटिंग मैंडेटरी है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ बेनिफिशियरी शैल बी वो वुमेन होनी चाहिए, 1/3। और द एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड विद इन द 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और अगर वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है तो उन्हें एक्स्ट्रा वेज उन्हें देना ज़रूरी है। और as per the 6(1) Act of the Central Government by not to specify wage rate of the, हाँ उसको मतलब नया वेज रेट मतलब उसके लिए अधिसूचना इसके लिए जारी की गई है। आगे क्या है कि राइट ऑफ द गेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये राइट टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिन्हें नहीं मिल रहा है अगर ये इसके तहत, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये जरूरी है कि उन्हें अलाउंस दें, मतलब जो भी आवेदन करता है उसको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स ए 100% वेज कॉस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी उसका मैनुअल श्रम है, जो उसका 100% मजदूरी लागत वो भुगतान करेगी। और जो उसका भौतिक मतलब जो भी जो सामान है, जो भौतिक लागत है, उसका 75% वो भुगतान करेगी। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो 100 days हाउस होल्ड ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। हाँ ठीक है, आगे क्या? इन एडिशन टू जॉब क्रिएशन द स्कीम वुड एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एसेट स्किल वर्कर्स। और मतलब इसमें क्या है कि रोजगार सृजन के अतिरिक्त जो भी परिसंपत्ति है, मतलब सिर्फ रोजगार नहीं, उससे कुछ परिसंपत्ति भी डेवलप हो, उनकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। और जो भी उद्यमशील जो भी श्रमिक है वो उन मतलब उनका आजकल ये नहीं अभी जो श्रमिक का भी डेवलपमेंट हो। और GIS मैपिंग भी आजकल इसके कार्य के अंतर्गत की जा रही है। और ब्लॉक स्तर की निगरानी, मतलब जो काम हो रहा है उसके लिए युवाओं को भी नियुक्त करने की बात की जा रही है कि वो देखे कि भाई अगर इतना रुपए लग रहा है, इतना खर्च हो रहा है, तो काम हो क्या रहा है। और जियो मनरेगा इज अ यूनिक इंडिविजुअल ऑफ, मतलब ये ठीक है या और जियो टैगिंग ऑफ एसेट परफॉर्मेंस ऑफ मनरेगा अंडर द शैडो ऑफ, हाँ मतलब कोविड के प्रकोप में मनरेगा का क्या प्रदर्शन है? तो इसमें मतलब 344 करोड़ कार्य दिवस अभी तक सृजित हुए हैं। और इसके अंतर्गत 52% जो है वो महिलाओं को कार्य दिवस सृजित किया गया है, जो कि इसमें ये दिखाता है कि महिलाओं की इसमें भागीदारी काफी बढ़ रही है। तो बस यही है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था ऊपर 60:40 जो रेशियो है वो वेज और मटेरियल में होगा। हाँ हाँ, जो भी पैसा है 60% आपका वेज में जाना चाहिए।
अच्छा, मटेरियल में मतलब क्या ये अगर आ रहा है प्रोवाइड तो करते 60% मजदूरी जो भी लोगों को दी जा रही है, और 40% मतलब अगर मान लिया कोई घर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो उसके मटेरियल में 40% रुपए लग रहा है, मतलब अगर सरकार रुपए लगा रही है तो इस टाइप से है ना शायद। हाँ मतलब वो अननेसेसरी इम्बैलेंस ना क्रिएट हो कि मतलब पता लगा कि 100% वेज में ही चला जा रहा है, तो हाँ, मतलब कोई सिर्फ ऐसा वेज फर्जी काम ही हो रहा है बट उससे कुछ भी प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है, कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है जिसको बाद में वो यूटिलाइज हो, बस दिखाने के लिए कि मनरेगा के तहत रोजगार दिया। मेन इनका ये था कि वेज भी मिलनी चाहिए। मटेरियल कॉस्ट मतलब अगर बजट एलोकेशन 5,000 करोड़ हुआ है मनरेगा के लिए, तो उसका 60% वेज में दिया जाना गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, और 40% जो भी उस जैसे गांव में खुदाई होना है तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए या फिर जितना भी कॉस्ट आती है, सर्विस कॉस्ट आती है, वो सब 40% में आएगा। बाकी 60% उसका बजट का लोकेशन वेज में आएगा। और दूसरा है कि एक इसमें भी एक चीज़ ऐड करी गई है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्योंकि जो मनरेगा के जो बोलते थे ना उनकी एसेट्स बहुत ही लो क्वालिटी की होती थी, उसमें क्वालिटी का नहीं ध्यान दिया जाता था। तो एक है कि अभी इन लोगों ने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करी है, और उससे और इस वर्कर को भी स्किल करेंगे ताकि वो लोग भी फर्दर मतलब स्किल्ड वर्कर्स में आगे यूज़ हो सके, मतलब 100 डेज बाद वो लोग, ताकि उनके अंदर भी स्किल आए। तो ये सब एक अभी दो वो पॉइंट जैसे हाँ जैसे पहले वो नरेंद्र मोदी जी बोले थे ना कि गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो, तो अब उससे ऊपर निकलने वाली बात हो रही है कि मतलब वो खेलेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होते हैं, तो सर जो स्किल्ड को वेज मिलती है तो क्या मिनिमम वेज एक्ट को फॉलो किया जाता है क्या? क्योंकि सर वो उसमें स्किल्ड लेबर को मिनिमम वेज एक्ट देने की बात कही गई है ना हर जगह, तो यह फॉलो नहीं हो पाता है। नहीं, यहाँ तो पूरा अनस्किल्ड ही है ना, मतलब अभी तो यहाँ पे मनरेगा का तो काम तो अनस्किल्ड था ना। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स्ड करेगी, जितना भी जो भी वेज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसके एक्स्ट्रा कुछ देना है तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ अभी रिसेंटली इसको लिंक किया गया विद सीपीआई, तो ताकि क्या है कि इन्फ्लेशन से एक ऐसा ना हो कि एक फिक्स वेज ही चले जा रही है, तो उसको सीपीआई से भी लिंक कर दिया है ताकि वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सके। उसका आंसर नो होगा ना, जो अभी किसी ने पूछा, शायद अमित तुमने पूछा ना कि मिनिमम वेज एक्ट के थ्रू इसको देना कंपलसरी है क्या? शायद नहीं होगा ना इसका। नहीं, वही मैं पूछ रहा था सर कि मिनिमम वेज एक्ट क्या कहता है, स्किल्ड लेबर को जो है वो मिनिमम वेज एक्ट मिलना ही चाहिए, तो ये क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है तो क्या इसमें स्किल्ड लेबर को मिलता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा था। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब क्या मिनिमम वेज एक्ट का जो स्कीम है वो क्या सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया मनरेगा में? एक्चुअली ये तो कंफ्यूजन आ गया था। मुझे लगता है वो मिनिमम के ऊपर ही रखते होंगे वेज का रेट। नहीं, सबसे पहले तो ये अनस्किल्ड है। करेक्ट है, हाँ और सही बोला जा रहा हो। और जो भी इसका वेज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इसी मतलब इसी प्रोविजन इसी एक्ट के अंडर डिसाइड करेगी। तो फिर ये एक इशू उठा था कि जैसे गवर्नमेंट ने अभी वेज बढ़ाने के लिए कुछ फंड अलॉटमेंट किए, तो स्टिल एक बात आई थी कि अभी भी ये मिनिमम वेज एक्ट से 40% या 35 to 40% अभी भी नीचे है, तो अगर उसमें सारे अनस्किल्ड है तो फिर ये मैटर क्यों उठा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये इशू क्यों उठाया गया कि उसमें कुछ स्किल्ड होंगे तभी तो, क्योंकि सारे अनस्किल्ड हैं ऐसा कहना सही रहेगा क्या? क्योंकि उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों जा रहे थे ना, कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नहीं, जाने को तो कोई लिमिट नहीं है ना, किसी को रोक नहीं सकते कि आप स्किल्ड लेबर हो, जो काम जो दिया जा रहा है वो अनस्किल्ड होगा। वो मेरे ख्याल से इनकम डिवाइड ज्यादा नहीं ना हो, इसलिए वो कंपेयर कर रहे होंगे कि आप स्किल्ड को तो इतना दे रहे हो और अनस्किल्ड को आप इतना कम दे रहे हो, शायद से। आई थिंक हाँ सही बोल रहे हो। तो वो सिर्फ बेटर कंपैरिजन के लिए कि इतना वाइड इनकम डिस्टेंस क्यों है। अच्छा, जो भी दिल्ली में है वो सब सेफ है ना? क्यों, दिल्ली में कुछ हुआ है क्या? अब यही लोग कह रहे हैं ना भूकंप है। अच्छा, पता ही नहीं चला, हम क्लास ले रहे थे एक्चुअली, सॉरी पता ही नहीं। वैसे भी पता नहीं चलता कुछ। नहीं भाई पता लगा यहाँ तो आप रूम में क्यों बैठे, बाहर जाइए ना। अरे घर है उसका भाई, बहुत बड़ा घर वाला है वो। अच्छा ओ सॉरी, मुझे लगा कि ये राजस्थान से शहीद हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को एक बात जानना था कि ये कोविड के समय ये मनरेगा जो अपना इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया है, इससे हमें क्या क्या फायदा मिला, मतलब क्या ये एक सही रोल प्ले कर पाया इस पैंडेमिक के समय में, या फिर ये स्कीम उतना मतलब ये नहीं आउटकम नहीं दे पाया? आंसर में लिखना है या रियलिटी बतानी है, ये भी डिपेंड करता है। अरे
नहीं उसने लास्ट पॉइंट में यही तो लिखा जो सबसे कि कोविड में क्या हुआ कि 344 करोड़ पर्सन डेज एम्प्लॉयमेंट मिली, 52% वुमेन की जो भागीदारी हुई। तो ये चीज भी तो यही चीज इसका है मतलब। बट ये और कोविड के टाइम तो कहीं कोई काम हो नहीं रहा था, तो ये हो कहाँ, कब और कहाँ हो रहा था? नहीं हो रहा था, अब वो यार गांव जब में जाके लॉकडाउन तो शुरू हुआ था कोविड के समय क्या हुआ था कि मास लेबर माइग्रेशन हुआ था, जिसके कारण जो हुआ था ना, लेबर में इन्फ्लेशन ऑफ लेबर हो गया था। मतलब इतने सारे लेबर आ गए थे, और वैसा बात है सब शहर छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे थे, तो अचानक से मैन पावर वहां बढ़ गया, बहुत ज्यादा बूम कर गया। तो अब वहां पे है ना कि उनको मिला कि नहीं मिला वर्क मनरेगा के तहत, कितना आउटकम दे पाया, क्योंकि सारे तो अचानक से बेरोजगार हो गए ना, इंस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट आ गया सबके हाथ में। तो इसमें ये भी प्रोविजन है ना, अगर आपने एप्लीकेशन फिल किया है और 15 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आपको अनएम्प्लॉयड वेज मिलेगा। अगर आप नहीं मिल पाता है काम आपको, तो सरकार आपको पैसा देगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं आज स्कीम्स का। अब वो देख लेते हैं केस स्टडी। ठीक है, कोई और होस्ट करेगा?